नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके प्रमुख प्रावधान, विशेषताएं और इसके गुण दोषों के बारे में। यह बीए फाइनल ईयर या फिर किसी भी क्लास या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां रेगुलेटिंग एक्ट को पूछा जाता है उनके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, रेगुलेटिंग का अर्थ ही होता है विनियमित करना या फिर किसी चीज़ को नियमित करना रेगुलेटिंग कहलाता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो था यह भारत के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया पहला प्रावधान था, इसीलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। आइए हम इस रेगुलेटिंग एक्ट को देखते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि जहां आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए वहां पर आप मेरी आवाज़ को सुनकर समझ सकते हैं और 3 से 4 बार इस वीडियो को देखिए और अच्छी प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संस्था थी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी। यह एक व्यापारिक संस्था थी और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। इंग्लैंड की सरकार की ओर से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कुछ अधिकार मिले हुए थे। ये अधिकार एक अधिकार पत्र चार्टर द्वारा प्रदान किए गए थे, जिसका समय समय पर नवीकरण होता रहा और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर दिए गए। दोस्तों, जब कंपनी भारत में आई तो उससे सरकार ने कुछ नियमित अधिकार दिए थे, कुछ सीमित अधिकार दिए थे, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का भारत में विस्तार होते गया वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी के अधिकारों में बदलाव करते गए और इन्हें अलग अलग अधिनियमों एक्ट के ज़रिए संशोधित और नए रूपों को जोड़ते गए। दोस्तों, बात करें ब्रिटेन की तो ग्रेट ब्रिटेन, हम यहाँ पर इंग्लैंड की सरकार की बात करेंगे। इंग्लैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है। ब्रिटेन 4 राज्यों से मिलकर बना है: वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और ब्रिटेन। इस प्रकार 4 किंगडम या 4 गणराज्य स्कॉटलैंड, आइसलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम या फिर 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम और बात करें तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। सरकार को ऐसा फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका साम्राज्य भारत में बड़ा हो चुका था, इसलिए कहीं ना कहीं ब्रिटेन की सरकार को लगा कि उन्हें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई। हम देखते हैं इसके प्रावधान। मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाता हूँ और जितना मुझसे बनेगा मैं उतना आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स रहे। दोस्तों, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स भारत के या फिर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे और अंतिम गवर्नर भी यही थे, क्योंकि जब ये गवर्नर थे तो इन्हें ही बाद में गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके साथ ही एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो इन्हें सुझाव देने का काम करती थी, किसे? गवर्नर जनरल को। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। दरअसल समय था 1768 से 1772 के बीच, जब कुछ अलग गवर्नर आए, चाहे फिर वो वॉलस्टर्ड रहे जो 1767 से 1769 रहे या फिर कार्टियर रहे जो 1769 से 1772 तक रहे। इन 2 गवर्नर्स के समय में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा रहा कि अगर कोई अधिकारी सीधे तरह से दहेज, माफ़ कीजिएगा, सीधे तरीके से भ्रष्टाचार ना कर सके तो वो इसे उपहार मान लेता था। जैसे वर्तमान समय, इस समय ज़्यादा चल रहा है गर्मियों के समय में, जब किसी परिवार को शादी में अपने बेटे के लिए दहेज को दूसरी तरह से लेना होता है तो वह कहते हैं कि हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे, हम आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, बस हमारे बेटे को एक ठिलिया दहेज में दे देना, उपहार में दे देना। इस तरह की बातें होती थी और आज भी होती हैं। खैर, हम
बात करते हैं एक्ट की। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इससे पहले होता ये था कि भारत में ब्रिटिश की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, पहली मद्रास, दूसरी बम्बई और तीसरी बंगाल। इन तीनों के कार्य अलग अलग होते थे और इन तीनों के गवर्नर भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके ही अधीन बम्बई और मद्रास भी आ गए। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यहाँ पर इस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए हुआ ये कि कंपनी को एक प्रकार से सरकार ने रेगुलेट कर दिया कि कंपनी की किसी भी गतिविधियों पर अब सरकार भी विचार कर सकती है और सरकार को बताना अनिवार्य होगा। यहाँ देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख गुण। इनको समझाना बस ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं तो आप खुद से उसे लिख सकते हैं। लिखित संविधान की स्थापना यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह एक लिखित दस्तावेज था और इसे मानना अनिवार्य था। दूसरा क्या हुआ, सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया, किसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। जब सीधा नियंत्रण हो गया तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं इंग्लैंड का भारत पर नियंत्रण इसी समय से शुरू हो गया था। अधिकारियों की नियुक्ति पर सरकार का नियंत्रण बड़े अधिकारी जैसे कि गवर्नर हुए या फिर उनके मंत्री परिषद, उनके गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स थे उनकी नियुक्ति करने का कार्य अब सरकार का हो गया था। परिषद की व्यवस्था, गवर्नर की सहायता के लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी जिसमें 4 सदस्य थे और ये सदस्य उनको गवर्नर को सलाह देने का कार्य करते थे। जब गवर्नर और इनके बीच में मतभेद हो तो 4 में से 4 सदस्य अपना पक्ष रखते थे और गवर्नर स्वतंत्र था कि वह किसका विचार ले। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को देखें तो कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण का अभाव, इसमें अभी शुरुआत है, जैसे कि कंपनी ने अभी एक्ट को लाना शुरू किया है, इसीलिए कंपनी का पूर्ण नियंत्रण का अभाव था सरकार का कंपनी पर। दूसरा बिंदु आता है गवर्नर की संवैधानिक स्थिति असंतोषजनक इसलिए थी कि गवर्नर सर्वोच्च तो बन गया, किंतु इसके बावजूद इसकी जो मेंबर थे, इसकी जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स थे, वे इसकी बात की अवहेलना कर सकते थे और अपने मतों से इसका विरोध भी कर सकते थे। बम्बई तथा मद्रास के जो गवर्नर थे वे अभी भी गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण पर नहीं थे और अभी भी वे अपने काम स्वयं देख रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय की असंतोषजनक स्थिति क्योंकि यह कहीं न कहीं गवर्नर जनरल के कार्यों पर हस्तक्षेप कर रहा था। दोस्तों, यह था रेगुलेटिंग एक्ट और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी कहां से थी, तो यह थी भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी में अपने मशहूर ग्रंथों के लिए जाने जाते हैं। इनसे हमने ये रेगुलेटिंग एक्ट देखा, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। ये रहा रेगुलेटिंग एक्ट और ये रहे इसके प्रावधान, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। और दूसरा हमारा जो सोर्स है वह है हमारी बुक BA फाइनल ईयर हिस्ट्री, और इसके अलावा तीसरा है हिस्ट्री 12th क्लास।